सब्सक्राइब कीजिए दी अकाउंट्स चैनल को और बेल पर क्लिक करें सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीएसटी से संबंधित सारे सवालात। आपने बहुत सारे हमसे क्वेश्चन पूछे हैं, तो आज का जो वीडियो है ये इसी से संबंधित है। इसलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो के एंड तक अब ज़रूर बने रहें। और दोस्तों, इसी तरीके से अगर आप अकाउंट से टैक्सेशन, टैली, वर्ड, एक्सेल और ये बहुत सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जीएसटी से संबंधित सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि जीएसटी नंबर लेने के बाद कौन कौन सा रिटर्न कंपलसरी होता है। देखिए, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम वाला नंबर लिया है तो उसके लिए बहुत ही सिंपल है। CMP08 एक हो गया, दूसरा हो गया GSTR4 और तीसरा हो गया GSTR9A। CMP08 की अगर हम बात करें तो ये आपका क्वार्टरली वे में फाइल किया जाता है। CMP08 रिटर्न कम चालान होता है। इस रिटर्न में क्वार्टरली वे में आपका जो भी सेल होता है उसका समरी इसमें दिया जाता है, प्लस जो इसके ऊपर आपके टैक्स की लायबिलिटी बनेगी वो इसमें आपको देना होता है। इन शॉर्ट, CMP08 पेमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी क्वार्टरली वे में। फिर आपको साल में एक ही आपको रिटर्न इसके साथ डालना है, GSTR4 वो तो हो गया। और तीसरा जो रिटर्न जो मैंने कहा GSTR9A, ये भी आपके लिए कंपलसरी है। अगर चेके लास्ट ईयर में आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है, लेकिन अगर लास्ट ईयर में 2 करोड़ से अगर नीचे है तो फिर GSTR9A आपके लिए ऑप्शनल है। अगर आप फाइल कर भी देते हैं तो कोई वैसा इशू नहीं है, और नहीं भी करते हैं तो फिर आपके ऊपर कोई भी कार्रवाई होने नहीं जा रही है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये तो बात हो गई कंपोजिशन स्कीम के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं नॉर्मल स्कीम के बारे में। नॉर्मल स्कीम के लिए जैसा कि आपने नाम सुना ही होगा, GSTR1, GSTR3B और GSTR9। आप जैसा कि जानते हो कि GSTR1 और 3B ये आपका क्वार्टरली भी फाइल किया जाता है और मंथली भी फाइल किया जाता है। इसमें कंडीशन अप्लाई है, जब भी आप रिटर्न फाइल करने जाते हो फर्स्ट टाइम तो वहाँ पर सिलेक्शन के लिए आपको दिया रहता है कि आप क्वार्टरली में जाना चाहते हो या फिर मंथली मोड में। जबकि रूल ये है कि अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से अगर ऊपर है तो ऑफ कोर्स आप मंथली मोड में जाओगे, लेकिन 5 करोड़ से अगर नीचे है तो टैक्स पेयर वो क्वार्टरली ही सिलेक्ट करते हैं। तो इसमें मंथली हो या क्वार्टरली हो वो आपको देख लेना है। इसका जो भी ड्यू डेट है उसके मुताबिक आपको रिटर्न फाइल करना है। इसके साथ साथ जैसे कि मैंने कहा कि आपका एनुअल रिटर्न एक जाना है जिसका नाम है GSTR9। लेकिन अगर आपका टर्नओवर लास्ट ईयर में अगर 2 करोड़ से कम है तो ये आपके लिए ऑप्शनल है फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22। अगर आप अपलोड कर भी देते हैं तो कोई वैसा इशू नहीं है, और अगर नहीं करते हैं तो भी कोई वैसा इशू नहीं है। लेकिन आपका टर्नओवर शर्त है कि 2 करोड़ से कम ही होना चाहिए, लेकिन 2 करोड़ से ऊपर हो गया तो फिर आपके लिए GSTR9A और GSTR9C ये दोनों आपको फाइल करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई रिटर्न्स के बारे में। अब आपका दूसरा क्वेश्चन ये है कि हमारा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं है, यानी कि हमारा कोई लेन देन नहीं है, ना ही परचेज़ है ना ही सेल है, तो अब हम क्या करें। देखिए, आप कंपोजिशन में आओ या फिर आप नॉर्मल स्कीम में आओ, लेन देन हो या ना हो, हर हाल में आपको अपना रिटर्न सही टाइम पे फाइल करना ही करना है। अगर आप सही टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं करोगे तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि इसमें आपको लेट फाइन पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा, कोई लेन देन हो या ना हो, आपको हर हाल में GST का रिटर्न फाइल करना है। वो कैसे फाइल होगा? तो नील रिटर्न फाइल होगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सर जी, हमारा सिर्फ परचेज़ है, कोई सेल नहीं है, तो हम क्या करें। जैसे मैंने इससे पहले मैंने आपको बताया, कोई लेन देन हो या ना हो तो आपको हर हाल में GST का रिटर्न फाइल करना है। अब सवाल यहाँ पर एक चीज़ ऐड हो गया है कि हमारा परचेज़ तो है लेकिन सेल नहीं है। ठीक है,
देखिए, अगर आप नॉर्मल स्कीम में अगर आप आते हो, आपका परचेज़ है, तो यानी कि आपको इसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट तो आपको लेना ही पड़ेगा और लेना भी चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, GSTR 3B भी आपको फ़ाइल करना है और GSTR 1 भी आपको फ़ाइल करना पड़ेगा। उसमें आपको इनपुट टैक्स का क्रेडिट इसमें दिखा देना है, लेकिन सेल में आपको कुछ नहीं दिखाना है, ठीक है। यानी GSTR 1 आपका नील चला जाएगा और GSTR 3B में इनपुट टैक्स का क्रेडिट आपका ऑटो पॉपुलेट होकर के वहाँ पर दिख जाएगा। उसको तो लेना ही लेना है, लेकिन सेल आपका नील जाएगा। तो इससे क्या पता चला कि आपको 3B भी डालना है और GSTR 1 भी आपको ज़रूर डालना है। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या हमें हर महीने GST पे करना पड़ेगा? तो यहाँ पर देखिए, ये निर्भर करता है आपके लेन देन के ऊपर। अगर आप कंपोजिशन स्कीम वाला नंबर अगर आप लिए हुए हो, आपको तो क्वार्टरली वे में आपको अपना हिसाब देना है। अगर आप माल कुछ भी सेल करते हो तो आपको अपने सेल का या तो 1% या 5% या 6% जिस कैटेगरी में आप आते हो वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो वो क्वार्टरली वे में आपको पे करना है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि नॉर्मल स्कीम में जो भी हम टैक्स पे करते हैं, हम उसका इनपुट टैक्स का क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, जो कि कंपोजिशन में नहीं है। और नॉर्मल स्कीम में क्या होता है कि जो भी हम माल सेल करते हैं, वो हम जो कस्टमर से टैक्स की वसूली करते हैं, वो हमें वही टैक्स गवर्नमेंट को पे करना होता है, लेकिन घटा करके। इसका एक फार्मूला है, मैंने कई सारे वीडियो में मैंने बताया है, आउटपुट माइनस इनपुट इक्वल टू GST पेबल। हमने जो टैक्स पे किया वो हमारा इनपुट टैक्स हो गया, जिसका कि हम इनपुट टैक्स का क्रेडिट GSTR 3B में लेते हैं। बाकी हमने वही जो माल जो बेचा, ये सर्विस जो दिया, हमने जो कस्टमर से टैक्स को रिकवर किया, वही हम पर लायबिलिटी बनती है, वही हमें गवर्नमेंट को देना है, लेकिन इनपुट को उससे लेस कर देना है जो बचेगा। तो आपको इसी तरीके से ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब आप GSTR 3B का रिटर्न फाइल करने जा रहे हो, आप ये देख लो कि कौन से महीने में, कौन से क्वार्टर में आपकी कितनी लायबिलिटी बन रही है। अगर आउटपुट ज़्यादा होगा, इनपुट अगर कम होगा, तो आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और अगर इनपुट अगर आपका ज़्यादा होगा और आउटपुट अगर आपका कम होगा, तो आप ही का पैसा सरकारी ख़जाने में जमा रहेगा। आपको इस पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो आपका पैसा क्या रहेगा, कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में, ठीक है। तो हमें कौन सा पहले रिटर्न फाइल करना चाहिए? देखिए, अगर आपने कंपोजिशन स्कीम का नंबर लिया हुआ है तो उसमें तो सीधी सी बात है, CMP 0 डालिए क्वार्टरली वे में। उसके बाद साल में एक आपको रिटर्न फाइल करना है GSTR 4 का, ठीक है। उसके बाद GSTR 9A है, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सवाल यह है नॉर्मल स्कीम के बारे में। सबसे पहले आपको GSTR 1 का रिटर्न फाइल करना है, चाहे आपका लेन देन हो या ना हो, ठीक है। अगर आपने लेन देन किया है तो सीधी सी बात है, जिस टेबल में आपका लेन देन है, या B2B है, B2C है, B2CL है, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, जो कुछ भी है वो आप कहाँ डालते हो, GSTR 1 में। अगर लेन देन हुआ है या नहीं भी हुआ है तो फिर भी आपको GSTR 1 सबसे पहले डालना है। और आपको पता है कि GSTR 1 का ड्यू डेट पहले होता है, यानी कि 10 तारीख होता है ना भाई। और GSTR 3B का कब होता है, कहीं 20 है, कहीं 22 है, कहीं 24 है। खैर, इसका ड्यू डेट लेकिन बाद में होता है। तो पहले आपको GSTR 1 पहले आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। अच्छा, जब GSTR 1 जब अपलोड कर देते हो, फिर उसके बाद हम लोग फाइल करते हैं GSTR 3B। तो क्या होता है कि GSTR 1 में आप जो डेटा पुटअप किया है, जहाँ जहाँ जिस टेबल में, जिस कॉलम में, वो ऑटो पॉपुलेट होकर के आपका GSTR 3B के उसी कॉलम में दिख जाता है। तो एक बात तो साफ जाहिर हो गई कि आपका GSTR 1 और 3B कभी भी आपका मिसमैच नहीं करेगा, क्योंकि जो डेटा GSTR 1 में डाला है वही तो ऑटो पॉपुलेट होकर के GSTR 3B में जा रहा ना। तो एक काम तो मेरा आसान हो गया कि मेरा सेल का फिगर वहाँ पर भर गया। अच्छा, जब GSTR 1 के बाद हम लोग 3B डालते हैं तो इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी हम मैनुअल उसमें नहीं लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि GSTR 3B में भी इनपुट टैक्स का क्रेडिट ऑटो पॉपुलेट होकर के GSTR 2B से वहाँ से आ जाता है। तो हमें तो कोई टेंशन तो नहीं लेना है। लेकिन अभी मैं आपको आगे बताऊंगा इसमें क्या क्या प्रॉब्लम इशू है, वो भी क्वेश्चन है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले GSTR 1 है, उसके बाद GSTR 3B है, ठीक है।
उसके बाद जो साल में जो रिटर्न है वो आपका GSTR 9 है। ऐसा नहीं कि पहले 3B डाल रहे हैं फिर उसके बाद 1 डाल रहे हैं। तो हो सकता है कि आपने समरी में कुछ और दे दिया, लेकिन वही जब समरी का डिटेल आप GSTR 1 में डाल रहे हो तो आपका डेटा मिसमैच कर जाए। ठीक है, अब सवाल ये है कि हम इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना भूल गए तो क्या हम अगले महीने में इसका ITC क्लेम कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल हाँ। क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जब GSTR 3B का रिटर्न फाइल करते हैं तो गलती से ही हम इनपुट टैक्स का क्रेडिट नहीं ले पाते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ऑटो पॉपुलेट हो करके GSTR 2B से GSTR 3B में जो आता है वो 2B में दिख ही नहीं रहा है ना। जब 2B भी नहीं दिख रहा है तो हम क्या करते हैं कि जो कि ऑटो पॉपुलेट होकर के आया हम उसी को मान लेते हैं, और जो कि हमारा ITC जितना बनता है हम उतना नहीं ले पाते हैं। लेकिन अगले महीने हम उसको ज़रूर ले सकते हैं, यानी कि जो जेन्युइन हमारी जो इनपुट टैक्स की क्रेडिट बनती है हम उसको साल के किसी भी हम बीच में ले सकते हैं अगर वो कभी छूट जाए। इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। चलिए, ये भी क्वेश्चन इसी से संबंधित है कि हमें ITC क्लेम करना है लेकिन वो GSTR 2B में नहीं दिख रहा है। अब सीधी सी बात है, जो ITC आपका GSTR 2B में नहीं दिखेगा वो तो 3B में नहीं आएगा, क्योंकि 3B का डेटा आपका GSTR 2B से ही आता है। क्या होता है कि जब सामने वाला सेलर, जैसे कि मैं परचेज़र हूँ, सामने वाले सेलर ने GSTR 1 का रिटर्न अपलोड किया लेकिन अनफॉर्चुनेट वो हमें GSTR 2B में नहीं दिखता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि उसने ड्यू डेट के बाद GSTR 1 का रिटर्न फाइल किया 10 तारीख के बाद, और 14 तारीख को GST का जो नेटवर्क है वो अपडेट होता है। तो वो क्या होता है कि जो 14 तारीख से पहले जो GSTR 1 फाइल कर देता है वो रिसिपेंट को, परचेज़र को GSTR 2B में उसका इफ़ेक्ट दिख जाता है। लेकिन जिसने ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल किया और यहाँ पर सिस्टम भी अपडेट हो चुका है तो क्या होगा, GSTR 2A में तो दिखेगा लेकिन GSTR 2B में वो नहीं आएगा। और जब GSTR 2B में नहीं आएगा तो सीधी सी बात है वो 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर के नहीं आएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए? देखो, जैसे मैं करता हूँ वही मैं आपको सलाह मैं दे रहा हूँ। जब ऐसा होता है और मुझे ITC लेना ही लेना, अगर नहीं लेंगे तो फिर हमें टैक्स पे करना पड़ जाएगा। तो फिर मैं क्या करता हूँ, जितनी मेरी जेन्युइन हमारी इनपुट टैक्स से क्रेडिट बन रही है जो कि GSTR 2A में तो दिख रहा, मुझे मालूम है कि ये उसने रिटर्न फाइल किया है लेकिन वो 2B में नहीं आया, तो मैं क्या करता हूँ, मैनुअल उतना मैं ITC में क्लेम कर लेता हूँ। इस महीने नहीं आएगा लेकिन अगले महीने जब सिस्टम जो अपडेट होगा तो वो हमारे GSTR 2B में दिख जाएगा। तो उस महीने में क्या होगा, तो क्या हम उतना ले लेंगे? नहीं, हम कम लेंगे। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इनपुट टैक्स से क्रेडिट ज़्यादा नहीं ले लेना है। अरे इस महीने नहीं लिया, अगले महीने ले लेंगे। और अगर इस महीने हमने ले ही लिया है, अगले महीने वो तो 2B में दिखेगा, तो क्या हम उतना ले लेंगे? नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि 2 बार इनपुट टैक्स से क्रेडिट नहीं लेना है। ठीक है। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि GSTR 1 गलत चला गया तो क्या हम इसका रिवाइज़ कर सकते हैं? देखिए, GSTR 1 अगर गलत चला गया, रिवाइज़ तो नहीं है, लेकिन हाँ बाद वाले रिटर्न में आप इससे अमेंडमेंट ज़रूर कर सकते हैं। जो भी आपसे B2B में या B2C में या फिर आपका डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट में कुछ भी गलती हो गई है तो इस महीने का रिटर्न जो गलत चला गया था, अब अगले महीने के रिटर्न में आप उसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। अमेंडमेंट करके आपको उसमें ऑप्शन दिया हुआ है, आपको कैसे करना है। GSTR 1 में जो कुछ भी जानकारी है इस पर मैंने कई सारे वीडियोस मैंने डाल रखे हैं कि कौन से टेबल में आपका कौन सा डेटा भरा जाता है। आप एक बार उस वीडियो को ज़रूर देख लो, क्योंकि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका रिटर्न है वो आपका GSTR 1 ही है। अगर GSTR 1 का डेटा आपका सही जाएगा तो फिर आप समझ जाओ आपका 3B का भी डेटा सही जाएगा और टैक्स का जो एडजस्टमेंट है वो भी आपका सही होगा। ये है बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि GST का एडजस्टमेंट कैसे हम करें, यानी कि आउटपुट माइनस जो इनपुट जो अभी हमने आपको बताया ये GST के पोर्टल पर हम कैसे करें। तो अब देखिए, आपके लिए बहुत ही आसान कर दिया गया है
कि जब GSTR 1 आपने फाइल किया, ठीक उसका समरी वहाँ चला गया, प्लस GSTR 3B में ऑटो पॉपुलेट होकर के आपका इनपुट टैक्स का क्रेडिट भी आ गया, तो क्या होता वहाँ पर आपका एडजस्टमेंट हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर हमें एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये मैनुअल हमें आउटपुट माइनस इनपुट करना ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑटो एडजस्टमेंट है। जो भी आपके टैक्स की लायबिलिटी है, जो भी आपका इनपुट टैक्स का क्रेडिट है IGST टू IGST, वो आपको क्या करेगा, ऑफसेट करेगा। फिर उसके बाद उसके आपका CGST टू CGST और SGST का SGST के साथ, इस तरीके से वहाँ पर ऑटो एडजस्टमेंट हो जाता है। तो आपको वहाँ पर ये देख लेना है कि वहाँ पर हम पर कितनी टैक्स की लायबिलिटी बन रही है, वो सब कुछ ऑटोमेटिक होता है। अब बिना टैक्स की लायबिलिटी का भुगतान किए आप GST 3B का रिटर्न फाइल आप कर ही नहीं पाओगे। आप जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वो आपको कहाँ लेके चला जाएगा, चालान के ऊपर लेके चला जाएगा। इससे क्या पता चला, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो भी डेटा आप जो फिलअप करोगे उसका एडजस्टमेंट GST पोर्टल ऑटोमेटिक करता है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी से लाइक करना ना भूलिए, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर ले। तो फिर दोस्तों फिर मिलते किसी दिन नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।